हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। मैथमेटिक्स में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। भाई इस टॉपिक पर ना हम 2 पार्ट पहले ही बना चुके हैं जिन पर हमने आपको परमुटेशन क्रमचय के बारे में बताया था। इस वाले वीडियो में जो कि भाई इसका तीसरा पार्ट है, उसमें हम आपको कॉम्बिनेशन संचय के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भाई संचय कॉम्बिनेशन परमुटेशन से किस प्रकार से अलग होता है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में संचय पर आधारित भाई सवाल किस प्रकार से आते हैं और उन्हें हम शॉर्टकट से कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में भाई हम ये चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। अब भाई पहले देख लो कि कॉम्बिनेशन होता क्या है और ये परमुटेशन से किस प्रकार से अलग होता है। अब आप भाई इसके लिए मान लो कि आपके पास कुल मिलाकर n वस्तुएं हैं। आपके पास कुल मिलाकर n वस्तुएं हैं जिसमें से आपको भाई r वस्तुएं चूज करनी है। आपके पास n वस्तुओं का ढेर लगा हुआ है जिसमें से आपको r वस्तुएं निकालनी है। तो भाई निकालने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर हम क्रम को ध्यान में रखें, भाई कौन सी वस्तु कब निकालनी है या किस क्रम में निकालनी है, अगर हम क्रम को ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास तरीका अलग होगा। अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो हमारे पास तरीका अलग होगा। अभी आपको हम भाई बताएंगे कैसे। ठीक है, तो अगर आप क्रम को ध्यान में रखोगे तो आपको लगाना होगा परमुटेशन क्रमचय। ठीक है, और भाई क्रमचय का फार्मूला क्या होता है? NPR। अगर आपको n वस्तुओं में से r वस्तुएं निकालनी है तो भाई सूत्र क्या बन जाता है? NPR। और ये खुलता कैसे है? खुलता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इस प्रकार से खुलता है। तो भाई ये हो गया हमारा NPR अर्थात परमुटेशन। तो भाई समझ में आ गया कि हम NPR अर्थात परमुटेशन का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें वस्तुओं के ना क्रम को ध्यान में रखना हो। अगर भाई क्रम को ध्यान में रखना है तो प्रयोग करेंगे NPR अर्थात परमुटेशन का, और ये किस प्रकार से खुलता है हमने आपको बता दिया है। अगर क्रम को ध्यान में ना रखना हो तो हम प्रयोग करते हैं संचय का कॉम्बिनेशन, और भाई इसका सूत्र क्या होता है? NCR। ठीक है भाई, सूत्र वैसे ही होता है NPR और यहां हो गया NCR, लेकिन खोलने का तरीका अलग होता है। इसका भाई फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, यहां पर फैक्टोरियल n माइनस r। यहां तक तो सेम होता है, लेकिन भाई यहां बटा में फैक्टोरियल r अलग से आता है। अब देखो यहां बटे में फैक्टोरियल r अलग से आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर निकालने के तरीके कम हो जाएंगे क्योंकि भाई बटा में संख्या बढ़ गई है और यहां पर निकालने के तरीके अधिक होंगे। तो अगर आपको ना वस्तुएं छांटनी है, क्रम को ध्यान में रखना है तो भाई ज्यादा तरीके संभव है, और अगर क्रम को ध्यान में नहीं रखना है तो कम तरीके संभव होंगे। अब देखना कैसे। भाई एक उदाहरण ले लो। अब मान लो आपके पास 3 वस्तुएं हैं, A है, B है, C है। ठीक है, यहां पर 3 वस्तुएं हैं और आपसे कह दे कि इसमें ना कोई 2 वस्तुएं हमें भाई निकाल कर दिखाओ। कोई 2 वस्तुएं आप इनमें से हमें निकाल कर बताइए, तो भाई कितने तरीके हो जाएंगे। तो अगर हम परमुटेशन का प्रयोग करेंगे तो हमें क्रम को ना ध्यान में रखना होगा। देखना कैसे। आप ए बी निकाल सकते हो, BC निकाल सकते हो, CA निकाल सकते हो। अब AB निकाला है तो यहां आप BA निकाल सकते हो, BC निकाला है तो CB निकाल सकते हो, CA निकाला है तो आप AC निकाल सकते हो। तो भाई परमुटेशन के अंतर्गत हमारे पास यहां 6 तरीके बन गए। ठीक है, तो अगर आपको 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं छांटनी है तो हमारे पास 6 तरीके हैं। कब? जब हमने क्रम को ध्यान में रखा है कि भाई पहले A आए बाद में B आए, पहले B आए बाद में A आए, यहां पर क्रम का ध्यान रखा गया है तब। लेकिन अगर यहीं आपको कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना हो और क्रम को ध्यान में ना रखना हो तो आप कैसे निकालोगे? सीधा AB निकाला, BC निकाला और CA निकाला। बस केवल 3 तरीके ही संभव हैं। तो अगर आपको 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं छांटनी है और क्रम का ध्यान नहीं रखना है तो केवल 3 तरीके संभव हैं। अगर क्रम को ध्यान में रखना है तो 6 तरीके संभव हैं। तो भाई ध्यान से देखिए कि परमुटेशन में तरीके ज्यादा होते हैं और कॉम्बिनेशन में तरीके कम होते हैं। तो भाई यहां पर ना आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, और भाई कब किसका प्रयोग हमें करना होता है। दोनों के सूत्र हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो परमुटेशन तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम आपको केवल बताएंगे वो सवाल जो कॉम्बिनेशन पे आधारित हैं और भाई परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब भाई ध्यान दीजिए, हमने यहां पहला सवाल लिखा हुआ है कि 7 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर प्राप्त सरल रेखाओं की संख्या आपको भाई ज्ञात करनी है। भाई आपके पास समतल में कोई 7 बिंदु हैं और उन्हें आपको ना आपस में मिलाना है और भाई बताना है कि कितनी सरल रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो भाई अब आपको ना एक बात का यहां पता होना चाहिए कि कोई भी सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम भाई 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर आपको भाई कोई भी रेखा खींचनी है तो वहां पर 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आपके पास यहां कुल मिलाकर 7 बिंदु हैं।
अर्थात 7 बिंदुओं में से आपको कोई 2 बिंदु चूज करने हैं, और यहां पर कोई क्रम वाली बात तो है नहीं कि ये बिंदु पहले आएगा वो बिंदु बाद में आएगा। तो यहां पर हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, सीधे 7 बिंदुओं में से 2 बिंदु हमें चूज करने हैं और उतनी ही रेखाएं बन जाएंगी। तो अगर आपको 7 बिंदु में से 2 बिंदु चूज करने हैं तो भाई सीधा हो जाएगा 7C2। ठीक है, अब भाई खोलने का ना थोड़ा शॉर्टकट देख लो, यहां 2 लिखा हुआ है तो ऊपर वाली संख्या को केवल आप 2 ही बार खोलो, 7 और गुणे 6। यहां 3 होता तो हम 3 बार खोलते, और जो नीचे लिखा है उसका नीचे फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, यहां सचंग 42 और बटे में 2 है तो आ जाएगा 21। अर्थात अगर 7 बिंदु समतल में है तो उनसे 21 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब भाई जो दूसरा सवाल हमने लिखा हुआ है वह सवाल एकदम पहले सवाल की तरह है, बस भाई थोड़ा सा डिफरेंट है। 10 बिंदुओं जिनमें से 6 समरेखी हैं को मिलाने पर प्राप्त सरल रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। भाई यहां पर 10 बिंदु हैं और रेखाएं आपको बतानी है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि 6 बिंदु जो हैं वो समरेखी हैं। समरेखी का मतलब होता है वो बिंदु एक ही रेखा में है। तो जो बिंदु एक ही रेखा में है उनसे आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हो, बस एक से अधिक रेखाएं आप नहीं खींच सकते हो। तो 10 बिंदुओं में 6 बिंदु तो हो गए समरेखी। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे 10 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, हो जाएगा 10C2। उनमें से भाई प्रॉब्लम यह है कि 6 बिंदु समरेखी हैं तो इनसे तो रेखाएं बननी नहीं है, तो 6 बिंदु से जो रेखाएं बन सकती थी वो आप घटा दो, तो आप वहां से 6C2 घटा दोगे। लेकिन 6 बिंदुओं से एक रेखा तो बन ही सकती है, क्योंकि भाई 6 बिंदु समरेखी हैं तो उनसे एक रेखा बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, वहां पर एक जोड़ दोगे। तो टोटल बिंदुओं से निकलने वाली रेखाओं की संख्या माइनस जो समरेखी हैं उनको घटा दो, और भाई +1 कर दो, क्योंकि समरेखी से एक रेखा तो बन जाएगी। अब यहां हल कर लो, यहां क्या हो जाएगा 10 गुणे 9, और भाई फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। यहां पर 6 गुणे 5, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और +1। अब यहां पर क्या हो जाएगा 10 नामा 90, यहां आ जाएगा 45, और यहां 6 पंचे 30, तो भाई यहां आ जाएगा 15 और +1। भाई घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 31। अर्थात कुल मिलाकर 31 रेखाएं आप खींच सकते हो। अब भाई इस वाले सवाल पर ध्यान दो, लिखा है अष्ट बहुभुज है और हमें निकालनी है विकर्णों की संख्या। तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अष्ट बहुभुज का मतलब है कि वहां पर 8 बिंदु होंगे जिनसे भाई 8 भुजाएं खींची गई हैं और आपको मिल गया अष्ट बहुभुज। तो भाई कुल मिलाकर अष्ट बहुभुज में क्या है 8 बिंदु होंगे, 8 शीर्ष होंगे ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हम 8 शीर्षों से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो भाई 8 शीर्ष हैं और आपको रेखाएं खींचनी है, तो हो जाएगा 8C2। ठीक है, तो भाई 8C2 को पहले आप हल कर लो, 8 गुणे 7 और बटे 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 28। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे 8 शीर्ष हैं उनसे 8 भुजाएं तो पहले ही खींची जा चुकी हैं। भाई 8 भुजाएं खींची तभी तो बना अष्ट बहुभुज, तो इसमें से आप 8 घटा दो। भाई कुल मिलाकर 28 रेखाएं निकलेंगी जिसमें 8 तो उसकी भुजाएं हैं, अर्थात जो बचेंगी वो विकर्ण होंगी। तो भाई सिंपल सूत्र क्या होता है विकर्ण निकालने का, भुजाएं C2 और माइनस भुजा, सिंपल सूत्र होता है। अगर n भुजाएं हो तो nC2 और माइनस n कर दो, आपको भाई विकर्णों की संख्या पता चल जाएगी। अब भाई चौथा सवाल देख लो, कह रहा है एक समतल में ना 16 बिंदु हैं, इनसे बनने वाले त्रिभुज हमें निकालने हैं। तो भाई हमारे पास समतल में ना 16 बिंदु हैं, और भाई आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज बनाने के लिए भाई 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। भाई त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 16 बिंदुओं में से आपको ना 3 शीर्ष चूज करने हैं। तो भाई हो जाएगा 16C3। भाई 16 बिंदु हैं उसमें से आपको 3 बिंदु निकालने हैं, तो सीधा हो जाएगा 16C3। अब हल कर लो, 16 15 और यहां हो जाएगा 14, और नीचे फैक्टोरियल 3 खोल दो, तो यहां 3 गुणे 2, यहां भाई तिपच 15 और यहां 2 8 16, 8 5 40 और 14 560। भाई गुणा करनी थी, तो 16 अगर आपके पास बिंदु हैं तो उनसे कुल मिलाकर 560 त्रिभुज बन जाएंगे। और भाई एक चीज यहां पे देख लो, ये तो था त्रिभुज वाला, अगर कह दे कि भाई हमारे पास 16 बिंदु हैं और कितने चतुर्भुज बन जाएंगे, तो भाई सिंपल थ्योरी है, त्रिभुज में 3 बिंदु लिए थे, चतुर्भुज कह दे तो आप 4 बिंदु निकाल लो, तो भाई आंसर हो जाएगा 16C4, और इसे हल कर दो। ठीक है, तो अगर आपको बिंदु मालूम हो, रेखा पूछे तो C2, त्रिभुज पूछे तो C3, चतुर्भुज का है C4, भाई पंचभुज कह दे तो आप C5 कर दो। बस केवल आपको हल करना है और भाई आंसर आपको मिल जाएगा। अब भाई ध्यान से देखना, हमने उसी सवाल को थोड़ा सा बदल दिया है। इस बार भी समतल में 16 बिंदु हैं, लेकिन एक कंडीशन आ गई है कि 10 बिंदु समरेखीय हैं।
तो भाई 16 बिंदु हैं, जिसमें से 10 बिंदु ऐसे हैं जो एक ही रेखा में हैं। अब एक ही रेखा में होने का मतलब है आप इनसे त्रिभुज नहीं बना सकते हो। जो बिंदु एक ही रेखा में होंगे उनसे त्रिभुज नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो 16 बिंदु हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 16 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की संख्या निकालोगे, तो हो जाएगी 16C3। और उसमें से जो 10 बिंदुओं से त्रिभुज बनने चाहिए थे, जो कि बन नहीं पाएंगे, वो आपको घटाने पड़ेंगे। तो भाई ये तो हो गए 16 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, और ये हो गए 10 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, जो कि यहां त्रिभुज बन तो नहीं रहे हैं, तो आपको घटाना पड़ेगा। अब 16C3 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 560 होता है। 10C3 क्या हो जाएगा, 10 गुणे 9 और गुणे 8, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। 10 नामा 90, यहां भाई काटोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 8 120, ठीक है। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 440 त्रिभुज बनेंगे, जहां पर 16 बिंदु हैं और 10 बिंदु समरेखी हैं। अब भाई छठे सवाल पे ध्यान दीजिए, कितने प्रकार से 8 लोग हैं एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। तो भाई अगर आपको ना लोगों की संख्या मालूम हो और उन्हें गोल मेज के चारों ओर बिठाना हो, तो भाई ना उनका एक सीधे सूत्र होता है n-1 फैक्टोरियल, जहां पर n क्या है, n है लोगों की संख्या। तो यहां पर भाई n का मान हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल, अर्थात भाई आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 7। तो 8 लोग अगर गोल मेज के चारों तरफ बैठ रहे हैं, तो भाई उसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040, अर्थात भाई 5040 तरीके हो सकते हैं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, हमने सवाल एकदम वही लिखा है, बस भाई यहां पर एक कंडीशन और जोड़ दी है। ABCDEFGH कुल मिलाकर 8 लोग हैं, गोल मेज के चारों ओर हमें बिठाना है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, जबकि D और H हमेशा साथ में रहेंगे। तो अगर भाई सिंपली आपसे कहता कि 8 लोग हैं गोल मेज पर बिठा दो, तो सीधा सूत्र लगता है n-1 फैक्टोरियल, और भाई काम खत्म। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि D और H को ना हमेशा साथ में रखना है। तो जिन दो लोगों को हमेशा साथ में रखना है उन्हें हम हमेशा एक मानकर चलते हैं। तो हम D और H को एक मान लेंगे, तो भाई कुल मिलाकर यहां 7 लोग हैं, अभी 8 लोग नहीं है, अभी केवल 7 लोग हैं। अगर आपको 7 लोगों को बिठाना है गोल मेज पर, तो भाई सूत्र हो जाएगा फैक्टोरियल 6। लेकिन D और H भी जब साथ साथ रहेंगे तो दो प्रकार से रह सकते हैं, जैसे या तो वो DH के रूप में रहेंगे या वो HD के रूप में रहेंगे। तो भाई D और H भी साथ साथ दो प्रकार से हो सकते हैं, तो यहां आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, और भाई गुणे 2 कर दो, तो भाई आंसर हो जाएगा 1440। अर्थात जो ये 8 लोग हैं इनको अगर गोल मेज पर बिठाना है जहां D और H साथ साथ हैं, तो प्रकार हो जाएंगे 1440। अब भाई अगले सवाल पे ध्यान दीजिए, 10 लोग एक पार्टी में उपस्थित हैं, प्रत्येक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, तो कुल हस्त मिलापों की संख्या। तो भाई ध्यान रखना है कि प्रत्येक आदमी दूसरे आदमी से एक ही बार हाथ मिला रहा है, ठीक है। अगर 2 बार कहेगा तो हम भाई आंसर को 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर आपको भाई किसी आदमी से हाथ मिलाना हो तो एक शेक हैंड के लिए भाई 2 आदमियों की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको एक हस्त मिलाप निकालना है तो उसके लिए कम से कम 2 आदमी होने चाहिए। वो जब हाथ मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि एक हस्त मिलाप हो गया है। तो 10 लोग हैं और उसमें से हमें 2 लोग छांटने हैं, तब जाकर हमें एक हस्त मिलाप मिल पाएगा। तो भाई सीधा आंसर हो जाएगा 10C2, और मान कैसे निकालेंगे, 10 गुणे 9 और भाई बटे 2 करके। आंसर हो जाएगा हमारा 45। ये आंसर कब हुआ है, जब प्रत्येक आदमी दूसरे आदमी से एक ही बार हाथ मिलाता है। अगर भाई 2 बार मिला है तो आप 2 से गुणा कर दो, 4 बार मिला है तो आप 4 से गुणा कर दो। अब भाई हमने सवाल को ना थोड़ा सा बदल दिया है। अब एक पार्टी चल रही है, वहां पर n लोग हैं, लोगों की संख्या हमें नहीं मालूम है, प्रत्येक आदमी दूसरे आदमी से एक बार हाथ मिला रहा है। तो भाई कह रहा है कि कुल हस्त मिलापों की संख्या जो है 15 है। तो भाई हमें n का मान निकालना है। तो अगर 15 बार भाई वहां शेक हैंड हुआ हो तो हमें निकालना है कि वहां लोग कितने थे। तो भाई सिंपल है, n लोग हैं तो कुल हस्त मिलापों की संख्या हो जाएगी NC2, जो कि भाई 15 के बराबर है। तो हमें यहां n का मान ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले NC2 को हल कर लो, n-1/2 और बराबर में है 15। ये भाई NC2 का मान हो गया। 2 बार खोलो और बटे 2, 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n-1 और बराबर 30। अब आप चाहो तो यहां पर गुणनखंड कर सकते हो, भाई ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो गुणा करके भी कर सकते हो। जैसे यहां 30 के आप गुणनखंड कर दो 6 गुणे 5, तो अगर n का मान 6 है तो n-1 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है, मिल गया ना। अर्थात n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 6। अगर पार्टी में 6 लोग हैं,
सब लोग हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर 15 बार हाथ मिलाएंगे। अब भाई अंतिम सवाल को देख लो। 9 विभिन्न रंगों की मोती हैं, उनको भाई पिरोकर ना हमें एक माला बनानी है। तो भाई कह रहा है कि कितने प्रकार से माला बन सकती है। तो भाई अगर ना आपके पास कई सारी चीजें हों और उनसे आपको माला बनानी हो तो भाई इसका भी ना एक डायरेक्ट सूत्र होता है, हाफ n-1 फैक्टोरियल। सीधा भाई मान रखो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर 9 है, n का मान आप 9 रख दो तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ फैक्टोरियल 8। और भाई फैक्टोरियल 8 का मान क्या होता है, 40,320। और भाई उसे ना आपको 2 से भाग करना है। तो यहां आंसर हो जाएगा 20,160 प्रकार से ना आप माला बना सकते हो।